दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के नीचे बन रही मात्र 7 किलोमीटर लंबी एक सीक्रेट सुरंग से चाइना के अंदर बैठे शी जिनपिंग की रातों की नींद क्यों उड़ गई थी? भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए चाइना ने चुपके से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ही हाईजैक करने की कोशिश कैसे कर ली? टेक्नोलॉजी जर्मनी की थी, पैसा भारत का था, मशीनरी का ऑर्डर भी भारत ने दिया था, तो फिर चाइना ने उस विशालकाय मशीन को अपनी सीमा के अंदर बंधक कैसे बना लिया? क्या जर्मनी की वो मल्टीनेशनल कंपनी शी जिनपिंग के इशारों पर नाच रही थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा था जिसका अंदाजा दुनिया को नहीं था? दोस्तों, पर्दे के पीछे की यह कहानी सिर्फ एक मशीन की डिलीवरी रुकने की नहीं है। क्या चाइना की असली नजर भारत की उन सीक्रेट खदानों पर थी जहां भविष्य का अरबों डॉलर का सफेद सोना यानी कि लिथियम दबा है? और ड्रैगन आखिर किस खजाने तक भारत की पहुंच को रोकना चाहता था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम आपको दिखाएंगे उस धोखे की पूरी इनसाइड स्टोरी। हम बताएंगे कि कैसे चाइना ने जिस गड्ढे को भारत के लिए खोदा था, भारत ने उसी गड्ढे के अंदर ड्रैगन के पूरे मैन्युफैक्चरिंग गुरूर को ही जिंदा दफन कर दिया है। दोस्तों, जब चाइना जश्न मना रहा था, उसने भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ब्रेक लगा दिए हैं। ठीक उसी वक्त दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों के अंदर एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसने आज पूरी दुनिया के सामने चाइना को एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों, ये कोई हथियारों की जंग नहीं थी, ये करोड़ों डॉलर की वो खामोश जंग थी जिसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए जीत लिया है। आखिर दोस्तों, एक जर्मन मशीन की रुकी हुई डिलीवरी ने कैसे भारत को ग्लोबल चाइना प्लस वन का निर्विवाद किंग बना दिया है? दोस्तों, दिल थाम करके बैठिए, क्योंकि जो इनसाइड डिटेल्स आज आप जानने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे बड़े और मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। थाने क्रीक के नीचे 21 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड टनल बनानी थी जिसका 7 किलोमीटर का सीधा हिस्सा समंदर के नीचे से गुजरना था। दोस्तों, इस असंभव से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए एक बेहद खास मशीन की जरूरत थी जिसे टनल बोरिंग मशीन यानी कि टीबीएम कहा जाता है। दोस्तों, टीबीएम कोई साधारण मशीन नहीं होती है, ये अपने आप में एक चलता फिरता अंडरग्राउंड कारखाना होता है जो पहाड़ों और समंदर के नीचे की चट्टानों को मक्खन की तरह काटते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इन महाकाय मशीनों को बनाने के अंदर जर्मनी की कंपनी हेरेनक्नेच का एकमात्र राज है। दोस्तों, भारत की कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने बिना देर किए इस जर्मन कंपनी को इन मशीनों का ऑर्डर दे दिया, लेकिन असली खेल दोस्तों यहीं से शुरू होता है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज की तरह हेरेनक्नेच ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कारखाने चाइना के गुआंगझो और चेंगडू जैसे शहरों के अंदर लगा रखे थे। ऐसा उन्होंने सस्ती लेबर और ज्यादा मुनाफे कमाने के लालच में किया था। इसका सीधा सा मतलब यह था कि मशीन की डिजाइनिंग, रिसर्च एंड बाइंडिंग भले ही जर्मनी की थी, लेकिन उस मशीन के पुर्जों की ढलाई, असेंबली और उसका फिजिकल एक्सपोर्ट चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के रहमो करम पर डिपेंडेंट था। दोस्तों, जब इन टीबीएम मशीनों को तैयार करके भारत भेजने की बारी आई तो चाइना सरकार ने अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। अचानक से चाइनीज कस्टम्स और एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने लाल फीताशाही का खेल स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्लियरेंस देने के अंदर बेतहाशा देरी की और अजीबोगरीब नियम थोपना स्टार्ट कर दिया। मशीनें चाइना के बंदरगाहों पर धूल फेंकती रही और भारत के अंदर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम रुकने लग गया। चाइना भली भांति जानता था कि बिना इन टनल बोरिंग मशीनों के भारत का यह प्रोजेक्ट 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, ये कोई साधारण एडमिनिस्ट्रेटिव देरी नहीं थी, ये चाइना द्वारा ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपने एकाधिकार का इस्तेमाल करके भारत की आर्थिक रफ्तार को रोकने का एक सीधा और क्रूर कूटनीतिक मजाक था। दोस्तों, बीजिंग के अंदर बैठे रणनीतिकार इस बात से खौफजदा थे कि अगर भारत ने तय समय पर ऐसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का पैसा चाइना से निकल करके भारत की तरफ भागने लग जाएगा। चाइना चाहता था कि भारत के प्रोजेक्ट्स के अंदर देरी हो, लागत बढ़े और भारत सरकार की दुनिया भर के अंदर किरकिरी हो। लेकिन दोस्तों, चाइना भूल गया था कि ये 1962 वाला भारत नहीं है।
ये आज का नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पूरे पहाड़ से देना जानता है। दोस्तों, चाइना की इस ओछी हरकत ने भारत के नीति निर्माताओं को एक ही झटके के अंदर उस गहरी नींद से जगा दिया जहां हम भारी मशीनों के लिए विदेशी ताकतों पर आंखें बंद करके निर्भर थे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी भारत को किसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए ब्लैकमेल किया गया, भारत ने उसका जवाब अपने स्वदेशी इनोवेशन से दिया है। याद कीजिए 1990 के दशक का वो दौर जब अमेरिका के दबाव में हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार कर दिया गया था। तब इसरो ने हार नहीं मानी थी बल्कि अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक विकसित करके दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, ठीक उसी तर्ज पर इस टीबीएम विवाद ने भारत के लिए एक बड़े अलार्म बेल का काम किया है। दोस्तों, भारत सरकार को यह क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अगर हम अपनी सड़कों, पुलों, रक्षा सुरंगों और रेल कॉरिडोर्स को बनाने के लिए जरूरी मशीनों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी आर्थिक तरक्की की चाबी हमेशा चाइना के हाथों में चली जाएगी। और इसी खतरे को भांपते हुए भारत सरकार ने चाइना आउट की रणनीति के ऊपर एक ऐसा आक्रामक मास्टर प्लान तैयार किया जिसकी भनक चाइना के जासूसों तक भी नहीं लग पाई। दोस्तों, भारत सरकार ने फैसला किया कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के अंदर इस्तेमाल होने वाले भारी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स टीबीएम और माइनिंग एक्सकेवेटर्स का आयात अब धीरे धीरे पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों, केंद्र सरकार कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक विशाल इंसेंटिव पैकेज लेकर के आ रही है जो बिल्कुल पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की तर्ज पर काम करेगा। दोस्तों, इस योजना का मकसद सिर्फ भारत के अंदर मशीनों के नट बोल्ट कसना नहीं है बल्कि स्क्रैच से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ मेड इन इंडिया बनाना है। दोस्तों, ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर चाइना की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कमर तोड़ देगा। अब दोस्तों, जरा इस पूरे गेम को आंकड़ों के नजरिए से समझिए क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जब हम भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ सॉफ्टवेयर, सर्विस सेक्टर या फिर शेयर मार्केट के ऊपर जाता है। जब हम चमचमाते एक्सप्रेसवेज या फिर नई मेट्रो के अंदर सफर करते हैं तो हम सिर्फ पटरियों और कंक्रीट को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, पर्दे के पीछे जो असली इंजन इस पूरी इकोनॉमी को आकार दे रहा है वो है भारत का कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट सेक्टर। दोस्तों, ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म बीसीजी और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट हाल ही के अंदर सामने आई है। इस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत का कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उद्योग वर्तमान में $17 बिलियन के विशाल आंकड़े को पार कर चुका है। ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है, ये दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है जो हर साल 10 से 12% की शानदार ग्रोथ के साथ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च के जो टारगेट्स रखे हैं वो दुनिया के किसी भी देश के लिए एक सपने जैसे हैं। दोस्तों, साल 2025 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग सेक्टर से जुड़ा कैप ईएक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपीस का है। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी इसके सामने पानी भरती नजर आएगी। और दोस्तों, ये आंकड़ा यहीं पर नहीं रुकने वाला है। अनुमान है कि साल 2030 तक ये कैप एक्स छलांग लगा करके 9 से 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। जरा सोचिए दोस्तों, इतना विशाल पैसा सड़कों, पुलों और सुरंगों पर खर्च होगा तो इन प्रोजेक्ट्स को बनाने वाली मशीनों की कितनी भारी डिमांड होगी। अगर ये मशीनें हम चाइना से मंगाते रहे तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर चाइना की इकोनॉमी और वहां की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मजबूत करने के अंदर चला जाएगा। दोस्तों, इसी कैपिटल फ्लाइट को रोकने के लिए भारत सरकार ने ये कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। दोस्तों, दुनिया भर के बाजारों के अंदर आज भारत की हिस्सेदारी 2.5% से बढ़कर के 4% हो चुकी है, जिसके अगले 5 सालों के अंदर 6.5% तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ सड़कों और मेट्रो प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है। असली जियोपॉलिटिकल जंग तो जमीन के बहुत नीचे लड़ी जा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइनिंग सेक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल्स की। दोस्तों, 21वीं सदी की दुनिया अब पेट्रोल और डीजल से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, ग्रीन एनर्जी, सोलार पैनल, सेमीकंडक्टर्स और एडवांस सिस्टम्स से चलने वाली है। इन सब चीजों को बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सख्त जरूरत होती है और यही आज के युग का नया सोना है।
दोस्तों बीसीजी की रिपोर्ट का साफ तौर पर इशारा है कि भारत का माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन आउटपुट लगभग 430 बिलियन डॉलर के महाकाय स्तर पर बैठा है। यह भारत की कुल जीडीपी का 11% हिस्सा है और प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से देश के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। दोस्तों आज के दौर के अंदर खदानों में से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने के लिए फावड़े या फिर छोटी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। आज की मॉडर्न खदानों के अंदर एडवांस ड्रिलिंग सिस्टम्स, विशाल हाइड्रोलिक क्रशिंग इक्विपमेंट्स, 100 टन से ज्यादा की कैपेसिटी वाले भारी भरकम एक्सकेवेटर्स और ड्राइवरलेस डंप ट्रक्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों चाइना की दादागिरी इसी सप्लाई चेन के ऊपर टिकी हुई है। आज चाइना क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग और माइनिंग उपकरणों की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर भारत को अपनी ईवी क्रांति और ग्रीन एनर्जी के विजन को सफल बनाना है तो उसे हर हाल के अंदर अपनी खदानों के अंदर इस्तेमाल होने वाली इन मशीनों को स्वदेशी तौर पर बनाना होगा। अगर ये विशालकाय मशीनें भारत में बनने लगी तो क्रिटिकल मिनरल्स निकालने से लेकर के इन्हें प्रोसेस करने तक की पूरी चेन पूरी तरह से ड्रैगन प्रूफ हो जाएगी। दोस्तों चाइना चाहकर के भी भारत की सप्लाई लाइन को कभी चोक नहीं कर पाएगा, लेकिन आत्मनिर्भरता की ये डगर इतनी आसान नहीं है और भारत सरकार इस सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। आज अगर हम भारत के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स इकोसिस्टम का पोस्टमार्टम करें तो पता चलता है कि कल पुर्जों के लोकलाइजेशन का औसत स्तर अभी भी केवल 50% के आसपास ही है। इसे दो अलग अलग हिस्सों के अंदर दोस्तों समझना बेहद जरूरी है। जो मशीनें तकनीक के रूप में थोड़ी साधारण हैं, जैसे कि बैकहो लोडर, जिन्हें हम आम भाषा के अंदर जेसीबी भी कहते हैं, उसके अंदर भारत ने गजब की महारत हासिल कर ली है। आज भारत के अंदर बनने वाली इन लोडर मशीनों के अंदर 85% से 90% तक बिल्कुल शुद्ध भारतीय पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। हम इसके अंदर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और पूरी दुनिया को भारी मात्रा के अंदर इन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों असली चुनौती उन भारी और जटिल मशीनों के अंदर है, जैसे कि 100 टन के माइनिंग एक्सकेवेटर्स, विशालकाय क्रेन्स और टीबीएम मशीनें। दोस्तों इन हाईटेक मशीनों के अंदर स्वदेशीकरण का आंकड़ा आज भी 55 से लेकर के 60% पर ही अटका हुआ है। दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हाई वैल्यू वाले पार्ट्स की कमी। भारी मशीनों की असली ताकत उनके हाइड्रोलिक पंप, मोटर और वॉल्व्स के अंदर होती है। इसके अलावा इन मशीनों को कंट्रोल करने वाले ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स और सेंसर्स बेहद जटिल होते हैं। दोस्तों TBM जैसी मशीनों के आगे जो विशालकाय कटर हेड चट्टानों को काटता है, उससे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अंडर कैरेज सिस्टम और प्रिसिजन मैन बियरिंग की जरूरत होती है। ऐसी एडवांस मेटलर्जी और प्रिसिजन इंजीनियरिंग भारत के अंदर अभी बड़े पैमाने पर विकसित नहीं हुई है, जिसके लिए हम काफी हद तक जर्मनी, जापान और खासतौर पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और यहीं पर मोदी सरकार का नया PLI मास्टर स्ट्रोक गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों सरकार की नई इंसेंटिव योजना का पूरा फोकस सिर्फ इसी गैप को भरने पर है। ये योजना विदेशी या फिर देसी कंपनीज को सिर्फ इस बात के लिए पैसा नहीं देगी कि वो बाहर से पुर्जे लाकर के भारत के अंदर असेंबल कर दे, बिल्कुल नहीं। ये योजना उन कंपनीज को भारी सब्सिडी, टैक्स छूट और इंसेंटिव देगी जो हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडर कैरेज सिस्टम और हैवी ड्यूटी इंजन्स के पुर्जे भारत की धरती पर भारत के मजदूरों और भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ाएगी। दोस्तों भारत सरकार का कड़ा टारगेट है कि TBM और भारी मशीनों का ये लोकलाइजेशन जो आज 50% पर है, उसे खींच करके 80 से 90% तक लेकर के जाया जाए। एक बार जब ये कोर कंपोनेंट्स भारत के अंदर बनने लगेंगे तो चाइना का बचा खुचा दबदबा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे के ग्लोबल एंगल पर, जो चाइना को सबसे ज्यादा डरा रहा है। दोस्तों चाइना के TBM ट्रैप ने भारत को न सिर्फ अपनी कमजोरियां दूर करने का मौका दिया है, बल्कि भारत के हाथों के अंदर एक ऐसे ग्लोबल मार्केट की चाबी थमा दी है जो खुद लंबे समय तक चाइना की ब्लैकमेलिंग से मुक्ति पाना चाहता है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की जो इंडस्ट्री है, उसका साइज लगभग 420 से लेकर के 440 बिलियन डॉलर का है। इस विशाल बाजार के अंदर हर साल लगभग 150 बिलियन डॉलर की मशीनों का क्रॉस बॉर्डर व्यापार या फिर ग्लोबल इंपोर्ट होता है। ये सच है कि भारत के पास में इस मार्केट का फिलहाल 4% से भी कम हिस्सा है, लेकिन भारत के विकास की रफ्तार चाइना की नींद उड़ाने के लिए काफी है।
पिछले सिर्फ एक दशक के अंदर भारत का इक्विपमेंट एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना से छलांग मार करके 4.9 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। ये एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि आज भारत कई कैटेगरीज के अंदर बाहर से मशीनें मंगाने के बजाय दुनिया को मशीनें बेच रहा है। आज साउथ ईस्ट एशिया के देश हों जैसे वियतनाम और फिलीपींस, या फिर पूरे अफ्रीका महाद्वीप, मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश हों, या फिर दक्षिण अमेरिका के विकासशील राष्ट्र, ये सभी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं। दोस्तों, आज की तारीख के अंदर इन देशों की 50% से ज्यादा मशीनों की सप्लाई अकेला चाइना कर रहा है। लेकिन अब गेम पलटने वाला है। कोविड महामारी के बाद में सप्लाई चेन के अंदर आए झटकों और सबसे बढ़कर के चाइना की आक्रामक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कि कर्ज के जाल की कूटनीति ने पूरी दुनिया को तंग करके रख दिया है। दुनिया के तमाम देश अब समझ चुके हैं कि जो मशीन चाइना से आती है वो सस्ती जरूर होती है, लेकिन वो अपने साथ में रणनीतिक डिपेंडेंसी, घटिया क्वालिटी और डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट लेकर के आती है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया चाइना +1 की नीति पर बेहद गंभीरता से काम कर रही है। ग्लोबल साउथ के देशों को एक ऐसा मजबूत विकल्प चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर स्केल ला सके, जहां लेबर कॉस्ट कम हो, लेकिन साथ ही वो एक पारदर्शी, लोकतांत्रिक और भरोसेमंद देश हो जो कभी भी व्यापार को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल ना करे। भारत ठीक इसी ढांचे के अंदर एकदम परफेक्ट और फिट बैठता है। चाइनीज मशीनरी सस्ती होने के बावजूद अपनी खराब आफ्टर सर्विस और बहुत कम लाइफ साइकिल के लिए बदनाम है। दोस्तों, इसके ठीक उलट भारत के अंदर बनने वाली मशीनें अपनी एक रफ एंड टफ मजबूती, शानदार परफॉर्मेंस और लंबी उम्र के लिए पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती हैं। आर्थिक विशेषज्ञों और CII का मजबूत अनुमान है कि भारत सरकार की सही नीतियों, आक्रामक कूटनीति और PLI स्कीम के सटीक एग्जीक्यूशन के साथ में भारत साल 2047 तक ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के कम से कम 20% हिस्से के ऊपर अपना एक छत्र कब्जा जमा सकता है। दोस्तों, आज के वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 75 बिलियन डॉलर का एक ऐसा विशालकाय और अचूक अवसर है जिसे भारत किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देगा। एक जर्मन मशीन के एक्सपोर्ट को रोक करके चाइना के अंदर बैठे रणनीतिकारों ने सोचा था कि वो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के अंदर रोड़े अटका करके उसे एक दशक पीछे धकेल देंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह रहेगा कि ये चाइना की इस सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगी। चाइना के इस एक धोखे ने भारत को दशकों पुरानी आयात डिपेंडेंसी की उस सुस्त मानसिकता से बाहर निकाल फेंका है। आज जब भारत के नीति निर्माता स्वदेशी TBM और भारी एस्केवेटर बनाने का मेगा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, तो वो केवल देश का विदेशी मुद्रा भंडार या फिर आयात बिल नहीं बचा रहे हैं, बल्कि वो दरअसल एक नए और प्रचंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की नींव रख रहे हैं। आने वाले एक दशक के अंदर जब अफ्रीका के किसी दूर दराज देश के अंदर कोई गहरी खदान खोदी जाएगी, या फिर दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के बीच में कोई नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, या फिर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों के अंदर कोई नया हाईवे टेक शहर बसेगा, तो वहां दिन रात काम करने वाली उन विशालकाय मशीनों के ऊपर मेड इन चाइना का लाल टैग नहीं होगा, बल्कि उन मशीनों पर गर्व से लिखा होगा मेड इन इंडिया। अब दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कुछ सोचना है? भारत जिस लेवल पर भारत के अंदर ही मशीनरी बना रहा है, उससे पे आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।